नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा व्यापारिक बैंक, शाख निर्माण, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, और आज पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। वर्तमान युग में केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के मौद्रिक एवं राजकोषीय ढांचे की आधारशिला है। यद्यपि केंद्रीय बैंक का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था, किंतु केंद्रीय बैंक का विकास तथा लोकप्रियता मुख्यतः 20वीं शताब्दी की विशेषता कही जा सकती है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें केंद्रीय बैंक न हो। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ तथा आर्थिक कार्यों में राजकीय नियंत्रण की आवश्यकता समझी गई, जिसने केंद्रीय बैंक प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त सन 1920 में ब्रुसेल्स नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रत्येक देश में बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए लगभग सभी प्रगतिशील देशों ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की। भारत में भी सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम का केंद्रीय बैंक स्थापित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप आए विश्वव्यापी आर्थिक संकट से जूझने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इसी कालखंड में स्थापित कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की सूची में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एवं एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्रियों तथा वित्त विशेषज्ञों ने केंद्रीय बैंक को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है, जिनमें मुख्यतः केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन किया है। केंद्रीय बैंक की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा शाख मुद्रा का नियमन करना होता है। केंट के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया हो। सिमुलसन के अनुसार केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं शाख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था का शीर्षस्थ बैंक होता है तथा ये साधारण बैंकों से सर्वथा भिन्न है। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार के बैंक का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य इत्यादि कुछ विशेष कार्य मिले होते हैं। अन्य समस्त बैंक उसके अधीन होते हैं और यह उनकी मित्र, पथ प्रदर्शक एवं निर्देशन का कार्य करता है। इन कार्यों के अतिरिक्त केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य
आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से साख का नियंत्रण करना होता है। केंद्रीय बैंक को जहां विशेष अधिकार प्राप्त है, वहीं इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हैं। जैसे केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता, उसका ध्येय सार्वजनिक हित है, न कि स्वतः लाभ कमाना इत्यादि। अब आते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार। केंद्रीय बैंक का सार्वजनिक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य कागजी मुद्रा का निर्गमन करना होता है। 19वीं शताब्दी में यह कार्य व्यापारिक बैंक किया करते थे, जिनमें अनेक समस्याएं थी। अतः सन 1844 में सर्वप्रथम बैंक ऑफ इंग्लैंड को नोट निर्गमन का एक अधिकार सौंपा गया। इसके पश्चात अन्य देशों की केंद्रीय बैंक को भी यह अधिकार प्राप्त हो गया। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त होने से ये लाभ है। पहला है मुद्रा प्रणाली में एक रूपता। जब केवल एक बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक ही नोट निर्गमन का कार्य, नोट छापने का कार्य करता है, तब मुद्रा प्रणाली में एक रूपता आ जाती है, क्योंकि एक बैंक ही इस काम को करता है। दूसरा, जनता का विश्वास। केंद्रीय बैंक को क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा में जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है, यानी पूरा विश्वास होता है। तीसरा, साख निर्माण पर नियंत्रण। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन एकाधिकार प्राप्त होने पर वह चलन मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके साख मुद्रा के निर्माण पर नियंत्रण रख सकता है। चौथा है मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता। नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होने पर केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति में मांग के अनुरूप समायोजन करके देश की मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता बनाए रख सकता है। पांचवा है स्थित सापेक्षता। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होने पर देश की मुद्रा प्रणाली में स्थिति सापेक्षता का गुण आ जाता है, क्योंकि बैंक देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। छठा है सरकार को आर्थिक लाभ। नोट निर्गमन का कार्य एक लाभप्रद कार्य है। इस लाभ का कुछ अंश सरकार द्वारा भी कर के रूप में लिया जा सकता है। दूसरा है सरकारी बैंकर, एजेंट तथा परामर्शदाता। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है। सरकारी बैंकर के रूप में यह सरकार के सभी खातों का हिसाब किताब रखता है। सरकार की समस्त आय केंद्रीय बैंक में भी जमा होता है। सरकारी व्यय के लिए राशि भी इसी के बैंक से निकाली जाती है। किंतु ध्यान रहे, सरकारी बैंक के धन जो केंद्रीय बैंक में जमा होता है, उस पर यह सरकार को कुछ भी ब्याज नहीं देता। आवश्यकता पड़ने पर सरकार केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन ऋण भी प्राप्त करती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो